कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का मोस्ट आईएमपी चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि आपने क्लास 9th में इसका बेसिक पढ़ चुका है। यदि आपने क्लास 9th का हमारा जो बैच है या वीडियो है देखा नहीं है तो आप उसको एक बार आकर देख लीजिए, जिससे आपको उसका पूरा बेसिक अच्छे से हो जाए क्लियर। बच्चों, अब कुछ टॉपिक्स जो हैं 9th के इसमें भरे हुए हैं इस चैप्टर में और कुछ एडवांस आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लेट ना करते हम करते हैं स्टार्ट। बच्चों, पहले जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। एटम होता क्या है? तो एटम जो कि हम जानते हैं कि बीच में एक छोटा सा होता है न्यूक्लियस वाला पार्ट, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कोई ना कोई चक्कर लगाता है। कौन का चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कुछ तो है भाई। तो ऐसे कहा जाता है कि एटम जो होता है वो इट इज अ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे हम बात करें डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, चौक के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स, ऐसे बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये हम जनरली बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हम इसको देखें तो जो किसी भी वायर में छोटे छोटे अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, एटम्स फ्लो हो रहे हैं, वो क्या है? छोटे से पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। हाँ, केवल ऐसा कर सकते हैं फील वगैरह कि ऐसा होता होगा, लेकिन हम ऐसा महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एटम क्या होते हैं? इट इज टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बीच में क्या होता है बच्चों? होता है न्यूक्लियस, और जो चारों तरफ चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये हमने क्लास 9 में पढ़ चुका है। ठीक है, अब बात करें न्यूक्लियस में क्या होता है सर? इसमें होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन देखिए, बात करें हम डिस्कवर, तो डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने, ई गोल्डस्टीन ने। किसी किसी बुक में लिखा होता है बेटा कि रदरफोर्ड। ठीक है, तो बताएंगे क्यों आपको कि रदरफोर्ड भी खोज की थी, लेकिन क्या था कि सबसे पहले जो है गोल्डस्टीन ने आकर के उस कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, इसी नाम पे लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉन। थी जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन चैडविक ने। ठीक है, इन तीनों ने या इन तीनों से मिलकर के बनता हमारा क्या है? एटम बनता है। ठीक है, इनकी खोज इन्होंने की थी। गोल्डस्टीन का उसने कॉन्सेप्ट रखा रहा, लेकिन बाकी बाद में इसको अच्छे से समझाया किसी था? रदरफोर्ड ने समझाया था। लेकिन आजकल जो है किस नाम चल रहा है? रदरफोर्ड नाम चल रहा है इसका, रदरफोर्ड का। ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसने अपना कॉन्सेप्ट रखा इसके बारे में? इसने लिखा। ठीक है, तो कुछ बातें हैं कि ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है? हमारा एटम बना होता है। ठीक है, जो कि इसमें आगे हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा, इसको ये बेटा हमारा बेसिक। अब बात करें चार्ज की, तो चार्ज क्या होता है बच्चों? इसमें चार्ज बात करें तो प्रोटॉन में जो होता है चार्ज वो होता है +1.6 -19 कूलाम्ब, और इलेक्ट्रॉन का कितना होता है इसका? -1.6 -19 कूलाम्ब। ठीक है, ऐसा। तो दोनों का सेम होता है चार्ज। और हमारा होता है न्यूट्रॉन, ये होता है न्यूट्रल, होता है न्यूट्रल। ठीक है, तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये न्यूट्रॉन, जैसे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ होता नहीं है, तो इसको रखे क्यों इसको? फिर बेटा न्यूट्रॉन का जो काम है बहुत होता है, आप लोग जानते नहीं, सोचे कि इसमें चार्ज नहीं होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मतलब होता है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हैं? बैलेंस हैं। क्या है? बैलेंस हैं। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी क्या होती है? बैलेंस रही आती है। जब हम कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे, तो हमारा क्या होता है? एनर्जी पसीने के रूप में बाहर निकलती है ना? तो वैसे ही जो इसमें चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बैलेंस होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है ना? ये एटम बम वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, इसका न्यूट्रॉन किया जाता है। ठीक है,
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाता है बेटा, एग्जाम में पूछा नहीं आता, लेकिन हम बता रहे हैं आपको बस बेसिक कि एक्चुअली ये आया कहाँ से, इसकी खोज कैसी हुई। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा, दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, प्लकर एंड क्रुक्स। ठीक है, प्लकर एंड क्रुक्स दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में, कब है, 19वीं सेंचुरी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाया, इसमें उन्होंने क्या लिया, एक लिया ग्लास ट्यूब। ठीक है, ग्लास ट्यूब लिया और उसमें 10,000 वोल्ट की बैटरी जो है यहाँ पे अटैच कर दी है। ठीक है, अच्छा, अब इन दो टर्मिनलों पर हाई वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज मान लीजिए कितना मान लेते हैं, 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें इतना वोल्टेज क्या हुआ, अप्लाई कर दिया हम। अब जैसे ही यहां से नेगेटिव से, मतलब कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है, कैथोड से एनोड की ओर जैसे ही यहां से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी अधिक होती है, इस कारण से इनके अंदर पड़ने वाला क्या होता है, प्रेशर हाई हो गया। जैसे ही 10,000 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो करंट से फ्लो होता है बेटा यहाँ पे, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्रिक्वेंसी या एनर्जी जाती है। तो इस ग्लास ट्यूब में हाई प्रेशर पड़ने के कारण ये ग्लास ट्यूब क्या होती रही, ब्रेक, टूटाती रही। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने करंट क्रुक्स ने, लेकिन अपने काम में सफल नहीं पा पाए। ठीक है, तो तब जाकर के एक नया बंदा आया, उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, जे थॉमसन, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन। उसने क्या बोला, उसने बोला आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके एक्सपेरिमेंट में, बस आप एक काम करिए, जो प्रेशर यहाँ पे हाई पड़ रहा है तो उस कारण से आपकी ग्लास जो टूट रही है, तो आप क्या करिए, क्या कर दीजिए, क्या वैक्यूम लगा दीजिए, क्या यहाँ पे वैक्यूम, वैक्यूम लगा दीजिए। तो वैक्यूम लगाने से क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे हाई वोल्टेज से यहाँ पे फ्लो करते हैं एनर्जी को, तो एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर प्रेशर क्या होता है इसका, लो हो गया, प्रेशर क्या लो हो गया, क्योंकि यहाँ से वैक्यूम क्या हो गया, वैक्यूम के रूप में आधी एनर्जी बाहर जाती रही। तब ये जाकर के जो भी यहाँ पे एनर्जी जो जाती है, उस एनर्जी को यहाँ पर एक होती है जिंक सल्फाइड की लेयर, जिंक सल्फाइड की लेयर होती है, उस पे ये एनर्जी जो कहती है पड़ती है, और एक प्रकार की ग्रीन कलर की लाइट निकालती है, इसको बोलते क्या है, फ्लोरोसेंट बोलते हैं, फ्लोरोसेंट बोलते हैं लेयर, फ्लोरोसेंट लेयर जो किसी बनी होती है, जिंक सल्फाइड बनी होती है। ठीक है, जब इसमें एनर्जी टकराती है तो इस पे एक कलरफुल इमेज दिखती है। ठीक है ना, तो ये होती है पूरी प्रोसेस, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जब कोई एनर्जी जाती है और इस फ्लोरोसेंट इस जिंक सल्फाइड की लेयर पड़ती है, तो हरे कलर की या कई मतलब कलर होते हैं इसमें, वैसे मेनली होता हरा होता है, हरे कलर की लेयर निकालती है, कलर निकालती है, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट लेयर बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी को हम एनर्जी ना बोल करके इन्होंने एक उसका नाम दिया अलग से, उसका नाम क्या दिया गया, उसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अब बोलो उसे इलेक्ट्रॉन किसने नाम दिया, इन्होंने नाम दिया क्या, हाँ, इलेक्ट्रॉन का नाम देने वाला था स्टोनी। कौन था, स्टोनी, स्टोनी साइंटिस्ट था, उसने नाम दिया इस एनर्जी का नाम, जो एनर्जी निकाल रही नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, उसका नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, थॉमसन ने उस एक्सपेरिमेंट को सफल कराया, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया,
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने दिया गया? जे थॉमसन ने दिया। ठीक बच्चों, तो ये कुछ बातें रही है ना जो कि इस डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में काम आई थी। अब बात करते हैं सर इसका यूज जो हम बना रहे हैं कर रहे हैं अब बता रहे हैं, इसका यूज रियल लाइफ में होता कहाँ पे है? होता है आप लोगों देना जो पहले के कंप्यूटर आते रहे डिब्बे वाले कंप्यूटर, CRT बोलते, क्या बोलते हैं? CRT। और आज भी घरों में टीवी वगैरह आती हैं, हमारे घर में टीवी वही है अभी भी, जमाना बदल गया है तब भी हमारी टीवी वही है अभी। एक बड़ी टीवी आती है, उस टीवी में देना पीछे जब उसको खोलते हैं तो पिक्चर ट्यूब निकलता है ना, और उसका शेप ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा देखना आप लोग, ऐसा होता है। इसको बोलते क्या है? CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। जब इसका संपर्क करते किससे हैं? प्लग से। तो जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो यहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और यहां पर होती है जिंक सल्फाइड की लेयर S की, और यहां पर टकराकर क्या होता है? एक फ्लोरोसेंट लेयर या फ्लोरोसेंट रे निकालता है। इसको हमको दिखता सामने क्या है? चित्र, पिक्चर दिखती है। तो ये पुराने कंप्यूटरों में, पुराने टीवी में इसका प्रयोग किया जाता रहा, और इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आइए समझा गया आपको लोग को दिक्कत जाएगी यहाँ तक? ठीक बेटा इसको। अच्छा, अब बात करें हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। तो बच्चों इसमें क्या होता है? सुनो, सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस क्या है बच्चों इसमें जो है, जब थॉमसन के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि यहाँ से हाई वोल्टेज में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी यहाँ से पास हो रही थी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रहे हैं, मतलब यहाँ से टकरा करके ऐसे उल्टा ऐसे आ रहे हैं। तो जो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर टकरा करके वापस आ रहे होते हैं तो उनको एक नया नाम दिया गया, उस का नाम क्या था? प्रोटॉन। जो पॉजिटिव से नेगेटिव पर आते हैं उसको दिया प्रोटॉन। और इस सब के बारे में जो ध्यान मग्न रूप से, जो गहन खोज करके, गहन सोच से कह सकते हैं अपन कि देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं लेकिन कुछ किरणें ऐसी आ रही हैं, कुछ ऐसी आ रही जो उल्टी आ रही हैं, तो उसका पता सबसे पहले लगाया किसने? ई गोल्डस्टीन ने। लेकिन उसको सही मायने में प्रूफ किसने किया था? रदरफोर्ड ने। इसी चलते ज्यादातर कई जगह बुकों में प्रोटॉन की जो खोज होती है रदरफोर्ड नाम से भी आती है, और कई जगह गोल्डस्टीन नाम से भी आती है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना किसका बारे में है? ये पढ़ना आपके बारे में मोस्टली ज़्यादातर इस पर लगाने की क्वेश्चन आपका आता है तो। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा, आई थिंक आप लोग को दिक्कत नहीं आता, किसी दिक्कत नहीं है? ये एग्जाम पूछता नहीं है, बस मैं बताया आपको कि एक्चुअली ये चीज़ आई कहाँ से, प्रोटॉन आया कहाँ से, इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से। ठीक है, तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास क्या होता है ये भी अपने क्लास 9th पढ़ चुका है। तो हम बात करें एटॉमिक नंबर की पहले, एटॉमिक नंबर की। तो इसमें हम बात करें, जल्दी बात करें तो बच्चों ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात इसको हम शो करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, यदि कहीं भी आपका आता है कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, इतना सोडियम का 11 है, क्या है
11 है। तो आपको बताना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब क्या है, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। क्लियर है तक? ठीक, ये बेसिक वाली बातें हैं। और आता है हमारा नेक्स्ट एटॉमिक मास। किसी किसी ग्रुप में मास लिखा होता है नंबर, एक ही बात है। तो क्या होता है इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको कैसे करते हैं अपन, जेड से निकाल के ये कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो जहां भी आपको मास नंबर निकालने को पूछे, एटॉमिक मास निकालने को बोले, एक ही बात है, उसमें प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को कर देना ऐड, बस आपका आ गया मास नंबर या फिर एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, और इसको सब किससे करते हैं अपन, ए से करते हैं। इसे हम बात करें, आप देखना अपने प्रोडक्ट टेबल देखना, इसे हमारे सोडियम लिखा हुआ है। सोडियम हमारा क्या एलिमेंट हो गया, और इस सोडियम एलिमेंट में देखना नीचे क्यों लिखा होता है कि आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होगा आपका इसका मास, ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया एटॉमिक मास, और ये क्या हो गया आपका एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये है। तो इस प्रकार से आपको शो किया है किसमें, प्रोडक्ट टेबल में। तो चीज मैंने आपको नेक्स्ट होता है आइसोटोप एंड आइसोबार। ये क्या होता है, जानते इसको पढ़िए, ये भी क्लास 9th टॉपिक है बेटा। आइसोटोप क्या होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आपको प्रोडक्ट टेबल में ऐसे कई मिल जाएंगे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर अलग अलग होते हैं। जैसे बात करें किसके एग्जाम्पल की, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बेटा पूरा क्लास 9 का बेस है, पूरा क्लास 9 ध्यान पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आएगी। नाम सुना होगा आपने क्या, प्रोटियम सुना है, प्रोटियम। दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। तो इसमें देखिए प्रोटियम का H होता है, इसका भी H होता है, इसका भी H होता है, लेकिन बात करें प्रोटियम की तो प्रोटियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, इसका भी 1, इसका भी 1। लेकिन मास की बात करें तो इसका भी मास होता है 1, इसका होता है 2 ना, ड्यू मतलब 2, ट्राई मतलब 3। देखिए एटॉमिक नंबर सबका सेम है, लेकिन मास सबका अलग अलग है। तो ये होते हैं आइसोटोप, होते हैं किसके, हाइड्रोजन के। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे देखने के लिए किसमें, प्रोडक्ट टेबल में। ठीक है, इनका यूज होता है आगे टॉपिकों में, इसलिए हम इसको पढ़ाते हैं, ऊपर बेसिक है और इसके बेस में क्वेश्चन एग्जाम पूछते भी हैं। ठीक है, बताएं इसको हम। अब करते हैं आइसोबार। आइसोबार तो सिर्फ इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे कि हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका इसका, डिफरेंट, और मास क्या होता है इसका, सेम होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करें एग्जाम्पल की, तो हम बात करें आर्गन की, किसके करें, आर्गन की, ठीक है ना, और पोटेशियम की। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18, और इसका होता है 19 होता है एटॉमिक नंबर पोटेशियम का। ठीक है, लेकिन इसकी बात करें इसके मास की तो 39 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, मतलब 40 मान लेते इसको, राउंड फिगर, इसका होता है 40। दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं,
दोनों का मास नंबर क्या है, सेम है, देखिए, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है इसका, डिफरेंट है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, किसमें, पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ना इजी भी है और टफ उनको लगता है जिनको बेसिक नहीं पता होता। हम लोग केमिस्ट्री को हलो मतलब समझते हैं कि बहुत टफ है, बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, तो ऐसे कुछ नहीं है। यदि आपने क्लास 8th 9th पढ़ा है ध्यान से, 10th पढ़ा है, तो 11th में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। बेटा 11th में पूरा बेस होता है, 11th भी पढ़ लोगे तो 12th दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है, पढ़ा इसको। अच्छा, थॉमसन ने ऐसा बोला था कि जो एटम होता है जस्ट लाइक वाटरमेलन, जैसे कि कैसा होता है, तरबूज बोलते हैं हिंदी में, कि हमारे पास एक तरबूज है, उस तरबूज में छोटे छोटे क्या हैं, बीज हैं, सीड होते हैं इसमें, क्या है, सीड है, बीज। तो जब इन बीज को इसने अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, कि जो भी वाटरमेलन में बीज हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। और जब इन बीज को निकाल देते हैं बाहर, तो इनके बीच एक बचता क्या है, ब्लैंक स्पेस। जब बीज निकाल देंगे बाहर, तो बीज निकालने के बाद जो गड्ढा बचता है ना, खाली जगह बचती है, वैकेंट प्लेस बोलते हैं, क्या अपन, वैकेंट प्लेस। इसको क्या बोला गया, प्रोटॉन। क्या बोला गया, प्रोटॉन। तो इस कॉन्सेप्ट बताया था कि किसी भी तरबूज में यदि जो होते हैं बीज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और बीज निकालने के बाद जो बचता है खाली जगह होता है हमारा क्या, प्रोटॉन। अपने इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने क्या कॉन्क्लूजन निकाला, तो कॉन्क्लूजन का ये था हमारा फर्स्ट नंबर का, कि जितने भी एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वह उस पूरे वाटरमेलन में होते हैं प्रेजेंट। क्या बोला मैंने, जो रेड वाला पार्ट होता है वाटरमेलन का, और जो ब्लैंक स्पेस होता है इसको बोलते हैं वैकेंट प्लेस, वो सब क्या है, पूरा भाग, एटम कंसिस्ट ऑल पॉजिटिव चार्ज स्फीयर में जो भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं सभी क्या होते हैं, इसमें मिले होते हैं। एंड नेगेटिव चार्ज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज आर इमिटेड, उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मतलब धसे होते हैं। आज में क्या बोला मैंने, कि वाटरमेलन में जो भी नेगेटिव, जो भी रेड वाला होता है पार्ट, और जो होता है वैकेंट प्लेस, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो भी बीज होते हैं, बीज मतलब वही सीड वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं, निगेटिव वाले होते हैं। ठीक है ना, पहले में बताइए बताइए हम। सेकेंड बात है भाई कि एटम क्या होता है, आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें जितने बीज है उतने ही रेड पार्ट है, उतना ही ब्लैंक वाला पार्ट है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर जस्ट लाइक अ बीज, जैसा कह सकते अपन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एज अ सीड बीज उस वाटरमेलन के अंदर भरे हुए हैं, उतना ही पार्ट पॉजिटिव वाला भी भरा हुआ है। इसमें जितना पार्ट बीज भरा हुआ है उस वाटरमेलन के अंदर, उतना ही पार्ट पॉजिटिव वाला भरा हुआ है, मतलब ठीक है ना। तो दोनों क्या है, बैलेंस कंडीशन में है, इसलिए इसको उन्होंने बोला क्या, ये होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देकर के, लेकिन इन्होंने अच्छी तरह से और भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसको फेल करके, इसलिए कमी निकाल करके जो व्यक्ति आया उसका नाम था क्या, रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या बताया, एक बंद कमरे के अंदर एक गोल्ड फॉइल, किसकी, गोल्ड फॉइल, सोने की पन्नी, तो गोल्ड फॉइल पर एक मशीन के द्वारा 20,000 क्या, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स, क्या है, अल्फा
पार्टिकल्स, 20,000 अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट कराई। क्या कराई? बॉम्बार्डमेंट, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में बमबारी कराई, मतलब ऐसे हमारे गोली मारते हैं ऐसे ही बमबारी कराई। तो बमबारी कराने के दौरान क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स जो हैं इतने हाईली थे कि इस गोल्ड फॉइल को फाड़ करके चले गए आई की ओर। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ कम थी, स्पीड कम थी, तो टकरा करके वापस मुड़ गए। कुछ पार्टिकल ऐसे रहे जो अपने आधे मार्ग से ही घूम गए, आधे मार्ग से जैसे घूम गए। तो इनका मतलब क्या होगा, इन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था कि एक बंद कमरे में, तो हमारा बताया आपको कि जो भी पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉल को फाड़ के जा रहे बाहर, मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, किसी भी एटम के अंदर का, मतलब कैसा, ऐसा किसी भी एटम के अंदर का जो मोस्टली पार्ट होता है वो कैसा होता है, खाली होता है। किसी भी एटम के जो बीच का जो पार्ट होता है वो खाली होता है, इन्होंने बताया पहला एक्सपेरिमेंट से। और जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। तो इसके अंदर जो भी पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ही कम मात्रा में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, जो भी पार्टिकल्स अपने मार्ग से लौट गए वापस, उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम, पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ गोल्ड एटम इज वेरी स्मॉल वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो ये तीन बातें निकल के आई इसके एक्सपेरिमेंट से। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि इस संसार का नियम है कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उस पर कमी करने वाले बसर होते हैं। तो वही केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री किसी की नहीं होती है, केमिस्ट्री किसी सगी नहीं होती। भाई देखो क्या होता है इसमें कि बड़े मुश्किल से, बड़े उससे यतन से किसी ने उस इलेक्ट्रॉन को या उस एटम को खोज करने का बीड़ा उठाया, लेकिन उस पर कमी करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो उनमें पहला कमी का इसमें कमी का निकल गया इसमें कि द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के साथ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो अपने में क्या है, इज नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है। ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, जब वो घूम रहे होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी बाहर निकाल रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी भी तार को छीलते हैं तो उसमें से जब करंट फ्लो होती है तो तार में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ना, उसी प्रकार से बोला गया है जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं न्यूक्लियस की तरफ, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब कुछ कमियां निकल के आई, और इस कमी को किसने किया था, बोर ने किया रहा। किसने, नील्स बोर ने किया रहा। तो आप पढ़ते उसको हम नील्स बोर के बारे में। क्या कहता है नेक्स्ट, बोर एटॉमिक मॉडल। क्या होता है, रदरफोर्ड में कुछ कमियां पाई गई थी, उसको किसने दूर किया था, इन्होंने। और क्या दूर किया, देखो चलते हैं। उन्होंने क्या बोला था, एटम हैज स्टेशनरी एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है उसकी एनर्जी लेवल निकलती रहती है वहाँ, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी लेवल कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। मतलब उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम अपनी जगह रखा रहता है, घूमता रहता है, लेकिन उसकी एनर्जी यहाँ वहाँ नहीं फैलती है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्या है, दीज आर सर्कुलर। इसलिए बताता है कि जो हमारा एटम होता है वो कैसा होता है, ऐसा। मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी एनर्जी निकल रही बाहर, कैसी है, रुकी हुई है। और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, दीज आर सर्कुलर। दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। इसमें किसी भी एटम में जो भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं उसकी एनर्जी लेवल निकलती नहीं है वहाँ, वो अपने ही एक्स में करती घूमती रहती है, उसी को बोलते हैं हम सर्कुलर बोलते हैं।
और उसी बाहर की जो होती है एक्सिस होती है इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस ऑर्बिट, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं वो इसी ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, इलेक्ट्रॉन मूव इन दिस ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें ही घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ओनली ऑर्बिट, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ओनली ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ट्रेवल करता है कब, जब उसकी वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2 पाई के बराबर होती है। मतलब एक फॉर्मूला दिया गया है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी है, रेडियस है, और इसकी जो वैल्यू होती है इसके बराबर आती है, इसकी मल्टीपल के बराबर आती है, तो उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग की वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसमें घूम रहे होते हैं। मतलब जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि इनकी वैल्यू क्या आई, कम आई मान लीजिए, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास घूमता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू अधिक आती है तो न्यूक्लियस से बाहर घूमता है, बाहर बाहर। ठीक है, तो वही बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ओनली ऑर्बिट फॉर विच द वैल्यू, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में जो ट्रेवल करता है वो डिपेंड करता है उसके मल्टीपल ऑफ 2 पाई के, मतलब इसकी जो वैल्यू आती है उस पर करता डिपेंड। यदि वैल्यू कम आ रही है तो न्यूक्लियस के पास घूमेगा, अधिक आ रही है तो न्यूक्लियस के बाहर घूमेगा। ठीक है, फोर्थ, द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास में जो भी ऑर्बिट है वो कैसा है, हैज द लोवेस्ट एनर्जी, सबसे कम एनर्जी वाला होता है इसमें। मतलब हम बात करें तो न्यूक्लियस हमारा ये हो गया, उसके पास में जो भी ऑर्बिट घूम रहा है, उसके पास जो भी ऑर्बिट है और उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल हमेशा कैसी होती है, कम होती है, और जितना ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा एनर्जी लेवल उतनी ही क्या होती आएगी, बढ़ती आएगी। इसमें तो ये कुछ बातें बताई किसने, वो एटॉमिक मॉडल में, जो कि रदरफोर्ड बताने पाने में पॉसिबल नहीं था। इसको नाम दिया जाता क्या, के एल एम एन, ऐसा नाम दिया है। ऐसा नहीं है कि तो केमिस्ट्री को मैं इसलिए बोलता हूं, मैं केमिस्ट्री जो होता है किसी से ही नहीं होती। क्यों, फिजिक्स में जिस साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर कर लिया वो कर लिया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो साइंटिस्ट ने जो चीज़ खोजा है तो उस पर कमी निकाल करके दूसरा व्यक्ति आता है और अपने आप को बताता है मैं महान हूं, है ना। तो बोर ने सोचा कि मैंने जो बताया है कमी निकाल किस पे, रदरफोर्ड पे, तो मेरी कमी कोई निकाल पाएगा, ऐसा नहीं है। इस पे भी कुछ कमी आई थी, तो कमी क्या आई थी और देखते हैं इसको हम, लिमिटेशन का कमी क्या इसमें आई। तो while the atomic spectrum of atom containing one electron can be successfully, मतलब किसी भी एक एटम की बात करें हम तो एक एटम का जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसको तो सीखता है कि ठीक है, लेकिन द स्पेक्ट्रम ऑफ अदर एटम कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बारे में इसने अच्छी से माना पॉसिबल नहीं सीख पाया। ठीक ना, तो बोला इसमें भी इतना सुना, किसी भी एक एटम के बारे में यदि हम बात करें तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन, अरे यार बच्चे इसमें जो होता है लिमिटेशन आता है, इसमें क्या है, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो स्पेक्ट्रम निकलता है उसको इसलिए बताया, लेकिन यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मान लीजिए तो उसको अच्छे से समझा पाने में पॉसिबल नहीं था। समझ क्या है कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना, क्या बोला गया है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। अलग अलग ऑर्बिटल क्या होता है, अलग अलग ऑर्बिटल में
जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी इसने अच्छी तरह से तानी पाने मुश्किल था। थर्ड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अलग अलग केमिकल को मिला करके जो बनने वाला एक नया मॉलिक्यूल होता है उसको भी इसने बता पाने में पॉसिबल नहीं था। तो ये 3-4 बातें हैं जो इनमें कमी पाई गई। और इसको कम्युनिकेटर कौन था? एक नया साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था? स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं आप लोग। हाइड्रोजन में केवल एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन मत करें, तो हाइड्रोजन में केवल एक ही होता क्या है? इलेक्ट्रॉन। ऑल्दो द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इट्स स्पेक्ट्रम स्टिल डिस्प्ले न्यूमरस लाइन। और वही एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल में या अपने ऑर्बिट में घूम करके एक से अधिक स्पेक्ट्रल लाइन निकालता है। ठीक है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है, चक्कर लगाता है, तो बहुत सारी निकलता क्या है? स्पेक्ट्रल लाइन निकालता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन कैन गिव एनर्जी एंड मूव इट्स डिफरेंट एनर्जी लेवल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, घूम रहा है, कौन सी बात है यार? जैसे सन अपने ही एक्सिस में घूम रहा होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है बाहर। उसी प्रकार से जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो अपनी एनर्जी निकाल रहा है बाहर, और जितनी एनर्जी वो निकाल रहा है उसका उतना डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल होता है, किसी का कम किसी का अधिक होता है। जैसे दिवाली आ गई है, दिवाली में आप जलाओ चक्री, जाओ चक्री। चक्री क्या होती है? पहले धीमी जलती है, फिर जब फास्ट घूमती है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? और निकलती है ना। उसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो उसका एनर्जी लेवल छोटे से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक ऐसे होता रहता है। उसका एनर्जी लेवल जैसे क्या होता है? बढ़ता रहता है। वही काम किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, मैनी साइंटिस्ट हैव स्टडी दीज लाइन। इन लाइंस को अलग अलग साइंटिस्टों ने समझाया है। ठीक है, तो उनमें से कुछ सीरीज बनाई उन्होंने। पहले कौन थी? लाइमन, फिर बामर, पास्चन, ब्रैकेट, हुंड। ये 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन को देखा है और उनके एनर्जी लेवल को डिफाइन किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन दिख रहा होगा सामने कि इस प्रकार से आपको एनर्जी लेवल दिखी गई है। पहला क्या है? पहला क्या है हमारा? लाइमन दिया गया है, बामर दिया गया है, फिर पास्चन दिया गया है, फिर ब्रैकेट, फिर हुंड दिया गया है। तो इनमें आप लोग ध्यान देखना, इसमें आप लोग को दिया होगा लैम्डा की वैल्यू, है ना। लैम्डा की दी इसमें वैल्यू। तो लैम्डा की जो वैल्यू दी गई है इसमें एंगस्ट्रॉम में, वो कैसे निकाला गया है? साइंटिस्टों ने किस प्रकार से उस एनर्जी लेवल को निकाला है? और इसमें क्या बोल रहा मैं कि अलग अलग साइंटिस्टों ने उस इलेक्ट्रॉन को घूमने के दौरान जो एनर्जी निकल रही है, कम निकल रही है, अधिक निकल रही है, उसको पता लगाया है इन साइंटिस्टों ने। लाइमन ने, बामर ने, पास्चन ने, ब्रैकेट ने, हुंड ने। तो उस एनर्जी लेवल को डिफाइन करने के लिए, निकालने के लिए ये दिया गया हमारे पास क्या फॉर्मूला? न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर एच 1/m1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर एच क्या हमारा? रेडबर्ग कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पुट करके हम आसानी से उस लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली आ रही है, किस साइंटिस्ट ने कैसे उस एनर्जी को लेवल को निकाला है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़े हैं ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही अहम टॉपिक है। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शेल एंड सब सेल कॉन्सेप्ट। देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल में जो नील्स बोर ने हमको बताया किसके बारे में? शेल के बारे में बताया, शेल के बारे में। लेकिन सब सेल क्या होता है सर? तो सब सेल कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सोमरफेल्ड। तो सोमरफेल्ड ने सब सेल के बारे में बताया हमको। ठीक है, हमने पढ़ा था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में कि उसमें एक हाइड्रोजन से एक सिंगल रे निकलती है।
क्योंकि उसमें होता क्या है, एक सिंगल होता है इलेक्ट्रॉन होता है, उस सिंगल इलेक्ट्रॉन से एक सिंगल रे निकलती है और उस सिंगल रे में बहुत सारे छोटे 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 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिनको स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा दिखाता है। ठीक है। अच्छा, इन छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में गहन अध्ययन करने के लिए इनमें लो एनर्जी दे करके इसके बारे में और जानकारी प्राप्त किया गया। किसके द्वारा? सोमरफेल्ड द्वारा। हमने क्या पढ़ा? बोर ने बताया था कि एक हाइड्रोजन है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो एक सिंगल रैंक ग्रुप निकल रहा है और उसमें छोटे छोटे होते हैं फाइन पार्टिकल्स, तो इसको हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा दिखाते हैं। लेकिन इन छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स को लो एनर्जी दे करके इनके बारे में और जानकारी प्राप्त किसने की थी? सब सेल का जानकारी किसने की थी? इन्होंने की थी। तो बच्चों जानते हैं इसके बारे में होता क्या है ये चीज? देखिए, टू एक्सप्लेन दीज फाइन लाइंस, सोमरफेल्ड hypothesized that these are lower energy subcell within the orbitals. ऑर्बिटल्स के सब सेल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जो होते हैं, उनमें लो एनर्जी के रूप में इसको बताया गया था। ठीक है। क्या होता है अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड? क्या होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन ओनली द एनर्जी रिक्वायर्ड for a subcell, change the same amount of energy is emitted to return to its ground state. मतलब किसी भी पार्टिकल्स को जितनी एनर्जी, पार्टिकल्स मतलब बात करके मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए मान, ठीक है, किसी पार्टिकल्स को, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, उसको उतनी ही एनर्जी वापस ग्राउंड स्टेट में लाने में निकलनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आपको ऐसा समझ नहीं आएगा, हम बात करें से हम बात करें अपने बारे में। ठीक है, हम भूखे हैं, ठीक है ना, हम भूखे हैं और हमको खाना चाहिए है, तो जितना खाना हम कम खाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना खाना हम खाएंगे, पेट में खाना खाएंगे, तो हमारे अंदर क्या होगा, एनर्जी इतनी हम बाहर से ले रहे हैं, तो हम उतना ही वर्क अपना एनर्जी खर्च करने में लगाएंगे। इसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कम खाना खाया, तो हमारे अंदर एनर्जी क्या कम आएगी, तो हमारे अंदर एनर्जी कम आएगी, तो हम जो भी काम करेंगे एनर्जी उससे अकॉर्डिंग करेंगे काम। अधिक खाना खाएंगे तो अधिक एनर्जी आएगी, अधिक एनर्जी आएगी तो अधिक कम करेंगे। तो जितनी एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी पार्टिकल को दी जाती है उसको एक्साइट होने में, तो उतनी ही एनर्जी वापस रिटर्न होने में भी उसको लेनी पड़ती है। तो ये बात किसने बताई थी हमको? सोमरफेल्ड बताई थी हमको। ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग दीज सब सेल आर रिप्रेजेंट बाय एसपीडीएफ। ठीक है, तो एसपीडीएफ ने नाम सुना हुआ है, ठीक है ना। तो एसपीडीएफ सब सेल निकल कर सामने आते हैं कि जितनी, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटम है, इस एटम में जो न्यूक्लियस के पास का होता है ऑर्बिटल, सॉरी ऑर्बिट होता है, वो हमारा होता है के, बाजू वाला एल, फिर एम, फिर एन। तो जितना पास उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, ये हमारे क्या है, सब सेल तो है ना। जितनी एनर्जी निकालो, जितनी एनर्जी तुम दोगे उतनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी बाहर। ठीक है, तो ये सब सेल है हमारे, के एल एम एन सब सेल हैं। इनको हम एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग भी समझते हैं कि जितनी एनर्जी तुम बाहर से दोगे उतनी एनर्जी वापस को खर्च करनी पड़ेगी, तब वो उसमें सेल्स के बाहर निकलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से बोर ने हमको बताया था क्या, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है वो अपने एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना। ये था हमको बोर ने कहता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट घूम रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको सोमरफेल्ड ने कहता था कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है वो कैसे घूम रहा होता है,
इलिप्टिकल शेप में, किसमें, इलिप्टिकल शेप में घूम रहा होता है। इसके में होते हैं, दो होती हैं, एक्सिस होती हैं, एक होती माइनर, एक होती मेजर। एक होती मेजर, मेजर होता है माइनर, ठीक है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट को बोर के बारे में और सर्कुलर, बोर का हमारा क्या, जो सर्कुलर घूमता है हमारा इलेक्ट्रॉन, उसमें होता है कैसा, इलेक्ट्रॉन शेप में होता है, इसमें होती हैं मेजर और माइनर होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा सेलर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं आता कि डी ब्रॉगली साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, समझना होगा आपने, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट की दो तरह की किरणें होती हैं, जो हम सन की जो रे आती है हमारे अर्थ में, तो हम सोचते हैं केवल रे बस तो आ रही सामने, कुछ ऐसा है नहीं। तो इस ड्यूल नेचर को, मतलब इस लाइट को अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया है, जिसके बारे में यदि हम डीपली समझेंगे तो बहुत समझ आएगा हमको। अभी केवल पढ़ना टॉपिक के बारे में है, ठीक है ना। देखिए, तो डी ब्रॉगली ने बताया कि जो लाइट आ रही होती है, जस्ट एज अ लाइट हैज ड्यूल नेचर, जो भी लाइट निकल रही होती है, जो भी मत करें ऐसा, इस प्रकार से जो भी लाइट आ रही होती है हमारे अर्थ में, वह दो प्रकार की होती है। ऐसे नहीं कि सीधी डायरेक्ट आ रही होती है उसमें, हाँ, उसमें होता है वेव लाइक स्ट्रक्चर और पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ऐसा कि जो हमारी ये रे निकल रही होती है, बेटा देखिए, आप अपने दिमाग में पढ़ रहे हैं साइंस, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ठीक है ना। तो सुनने वाले यहाँ पे, यहाँ पर आपका सोचिए कि लाइट ऐसे आ रही होती है, ऐसे लाइट आ रही होती है, ऐसा नहीं है। लाइट कभी भी सीधी ट्रेवल नहीं करती है, उसकी स्पीड होती है इतनी 3 लाख होती है स्पीड उसकी, तब जाकर के वो दिखती है, वो सीधी जगह होती है, ऐसी की नहीं है रियल में, ठीक है ना। यू आर साइंस स्टूडेंट, हमेशा लाइट जो होती है वो वेव रूप में होती है, ठीक है। ऐसा क्या बोला उन्होंने पहले कि जो ऐसा छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में ये निकलती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, पार्टिकल्स से होता है। और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया ताकि ये होते हैं वेव फॉर्म में, होते हैं ऐसे वेव फॉर्म में। तो जाकर के डी ब्रॉगली ने उसको सही से साबित किया कि हाँ ठीक है, मान लिए कि आपके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट सही है कि वेव और पार्टिकल दो रूप में हमारा लाइट बनती है, ठीक है ना। तो इन दो वेव को और पार्टिकल को बारे में बताने वाला कौन साइंटिस्ट था? वेव के बारे में कि लाइट जो होती है वेव फॉर्म में निकलती है और लाइट जो है पार्टिकल फॉर्म में निकलती है, इन दोनों साइंटिस्टों, इन दोनों के बारे में बताने वाला कौन साइंटिस्ट था? उनका नाम था आइंस्टीन और प्लांक, जिनके बारे में इस अध्ययन किया गया। तब जाकर के डी ब्रॉगली ने उसको अप्रूव किया कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में आप लोग को कि कभी भी लाइट देखना, तो लाइट्स कभी भी सीधी ट्रेवल नहीं करती है, हमेशा इस फॉर्म में करती है ट्रेवल। उसकी स्पीड होती है अधिक, इसलिए दिखती है कैसी है, सीधी, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो अच्छे इसमें हमारा आता है आइंस्टीन इक्वेशन फॉर मैटर पार्टिकल्स। तो क्या होता है हमारा इसका, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वेयर इज E आइंस्टीन इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। और मतलब ठीक है, और इसमें हमारा क्या है, m का हमारा मास हो गया, इसकी हमारा क्या, लाइट की स्पीड हो गई, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद प्लांक क्या होता है बेटा, E इज इक्वल टू h न्यू, E फॉर स्टेबल, E क्या है, एनर्जी है, ठीक है, E फॉर एनर्जी होता है। ऐसे हमारा क्या, प्लांक कांस्टेंट, म्यू हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। इक्वेशन नंबर 2, दोनों क्या इक्वल है, सेम। तो mc स्क्वायर इक्वल टू h न्यू, चूंकि न्यू स्क्वायर होता है c अपॉन लैम्डा, ठीक है, फॉर्मूला इसका होता है। डेवलप करो, वहाँ पे क्या होगी, mc स्क्वायर h c अपॉन लैम्डा, इसी का क्या कैंसिल हो गया, तो mc इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। करेंगे क्या इसका अपन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा आपका, h अपॉन mc। ये आपका हो गया डी ब्रॉगली इक्वेशन हो गया आपका।
कुछ नहीं करना, बस आपको ध्यान रखना क्या बेटा कि जो भी लाइट निकलती है वो ड्यूल नेचर निकलती है, मतलब वेव लाइक और पार्टिकल लाइक, और दोनों के द्वारा किया गया ये हमारा हो गया सोल्यूशन। ठीक है, देखो बच्चों मैं केमिस्ट्री को इसलिए बोलता हूँ कि किसी से की सगी नहीं होती केमिस्ट्री, क्योंकि इसमें हर व्यक्ति किसी न किसी कमी निकालता है। जैसे देखिए हम बात कर रहे थे भी, हम डी ब्रॉगली बात कर रहे थे कि डी ब्रॉगली ने उनको प्रूव किया कि भाई चलो ठीक है, पार्टिकल्स के रूप में, वेव्स के रूप में हमारी जो भी लाइट निकलती है, ठीक है, लेकिन उसको भी किसी न किसी में कमी निकाली गई, और उसमें कमी निकालना कौन था, लिखा गया पीछे, हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, हाइजेनबर्ग ने बोला कि जैसे हम बात करें, छोड़ो इसको भी बात करते हैं, हम बात की हम जनरली बात करते हैं कि यदि आप ऐसे मान लीजिए बाइक में हैं, ठीक है ना, और मैंने फ़ोन लगाया बच्चों, बेटा आप कहाँ पे हो, सर मैं यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं 2 मिनट बाद फिर को लगाया आपको, कहाँ पहुँचे, सर मैं यहाँ आ गया मैं, तो आपकी सही स्थिति पोजीशन के बारे में पता लगा पाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो यही बात उन्होंने बोला था हाइजेनबर्ग ने कि 1927 में कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सिमिल्टेनियसली मेजर द एब्सोल्यूट पोजीशन एंड एब्सोल्यूट मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल घूम रहा होता है तो उसका सही जगह, मतलब सही पोजीशन के बारे में, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, कब वो स्लो हो रहा है, कब वो फास्ट हो रहा है, इसका सही मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। सी बात है ना भाई, कोई भी जा रहा है, बाइक जा रहा है, कार जा रहा है, और वो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितने नहीं जा रहा है, कहाँ पहुँचा है, उसका पता हम घर बैठे बैठे ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते। तो ये बोला गया है किसी भी पार्टिकल्स का कोई इलेक्ट्रॉन होता है जब घूम रहा होता है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में, तो उसका सही पोजीशन के बारे में और स्पीड का पता लगाने में हम असंभव होते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने बताया था इस बारे में, कुछ खास नहीं इतना। ठीक है, तब नंबर्स जो कि मोस्ट टाइम के टॉपिक एग्जाम में, और इसके द्वारा ही आपके जितने भी आगे टॉपिक्स आएंगे वो इसके सॉल्व होंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले समझ लेते हैं क्वांटम नंबर्स को शुरू करने से पहले एक क्वांटम क्या होता है। ठीक है ना, तो बच्चों इसमें देखिए जो भी हम लाइट निकलती है, से सन से, टॉर्च से, बल्ब से, जो भी लाइट निकल रही है, एनर्जी निकल रही है, वह एनर्जी छोटे पैकेट के रूप में होती होती है, छोटे क्या होती है, पैकेटों के रूप में होती है। इसको हम बोलते हैं बंडल या फिर पैकेट। आप कभी भी अंधेरे से धूप में आना या धूप से अंधेरे में आना, तो आपकी आंखों के सामने चमक दिखती है ना, वो जब संकेत होता है कि वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो छोटे पैकेटों के रूप में निकल रहे हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया नहीं किया, जब धूप से आप अंधेरे कमरे के अंदर आते हैं तो आपकी आंखों के सामने बिंदी दिखती है, वो क्या है, जस्ट लाइक अ पार्टिकल्स मान लेते हैं, उस पैकेट के रूप में होते हैं। जो भी लाइट निकल रही होती है, टॉर्च निकले, बल्ब निकले, सूर्य से निकले, तो उस एनर्जी में, उस लाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे पैकेटों के रूप में होते हैं, बंडल के रूप में होते हैं। इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं हम। ठीक है, क्वांटा बोलते हैं, क्वांटम नहीं क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो भी पार्टिकल्स बोलते हैं वो छोटे बंडलों के रूप में होते हैं, क्वांटा बोलते हैं। अच्छा, अब आता है क्वांटम किसको बोलते हैं सर, फिर हम क्वांटम किसको बोलते हैं फिर हम, तो देखिए मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, minimum quantity of energy whose emit or absorb, एक कम मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में ऐसी एनर्जी जो कि बाहर निकलती है, मतलब उत्सर्जित होती है या सुख ले आती है, उसको बोलते क्या हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं।
मतलब जैसे किसी भी एटम में से बात करें, जब कोई एटम की चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जितनी एनर्जी निकाल रहा है बाहर की ओर, कम निकाल रहा है, अधिक निकाल रहा है, जो भी एनर्जी निकाल रहा होता है या कोई भी एनर्जी बाहर से ले रहा होता है कम मात्रा में, इसमें इलेक्ट्रॉन जब बाहर की तरफ एनर्जी निकाल रहा है या बाहर से ले रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्वांटम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा बनने वाला एक नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है ना। आज में बेटा कि कोई भी जो सन से, टॉर्च से, किसी चीज़ से भी लाइट निकल रही होती है वो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में निकलती है, इसको बोलते हैं क्वांटा बोलते हैं। और यही क्वांटा जो होते हैं एक एनर्जी के रूप में बाहर निकलते हैं और बाहर सोख लेते हैं अंदर, उसको बोलते हैं क्वांटम बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर्स दिया जाता है जिसको हम 4 वर्ग से करते डिनोट। एग्जाम में केवल इसका पूछता नंबर है, हो गया एन एल एम एस। ये क्या होता है जान लीजिए, ये आपके 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। डीपली इसका जो है एग्जाम में पूछ रहा है, इसके द्वारा बनने वाला क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये होते हैं 4 के एन एल एम एस होते हैं क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बता लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पे किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बाहर है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और एनर्जी को हम बोलते क्या हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इलेक्ट्रॉन दूर है कि पास में है कि और पास में है, तो उसकी डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कि वो पास से दूर है, उसको बोलते क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सेकेंड, यदि इसमें क्या है, पहला नंबर क्या हमारा के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, मतलब जितना पास है उसके, फिर दूसरे एल, फिर एम है, एन स्टार, मतलब कुल लगे न्यूक्लियस से जहाँ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर है वो डिस्टेंस बता रहा है केवल, और कितनी एनर्जी है उसकी, अधिक कम है, ठीक है ना। अच्छा, अगला आता है एजीमुथल। ये क्या होता है, ये बताता है क्या है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ पे वो क्या है, प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली कहाँ पर उसकी पोजीशन है, जी कहाँ वो प्रेजेंट होता है, तो इसको बोलते हैं एल शो करते हैं। और इसमें आते हैं एस पी डी एफ, अभी क्या है बताते इसके बाद, ठीक है। टॉपिक समझ लीजिए। अब सुनिए यहाँ पे ये ध्यान लीजिए कि एसपीटीएफ जो हमारा होता है ये होता है हमारे सब शेल, जो कि पढ़ चुके हैं, ठीक है, पीछे हमने वही है। अब तो मैग्नेटिक, तो सुनो मैग्नेटिक क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है जब कोई एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन तो जो एनर्जी निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी निकाल रहा है, तो उस एनर्जी में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देने से उसके छोटे 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 जो पार्टिकल्स के रूप में एनर्जी निकल रही है वह कई भागों में टूट जाती है। इसमें जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और एनर्जी निकाल रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देने से उसके जो पार्टिकल्स होते हैं अपने भागों टूट जाते हैं, और उसको हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं डिफॉर्म कि वह पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में, किस दिशा में मूव कर रहा है, तो वो कुछ शो करता है केवल, ठीक है। इसको शो कैसे करते हैं, m इक्वल टू होता है -L 0 + L, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगला आता है स्पिन क्वांटम नंबर्स।
तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी एटम में वो या तो ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको सो क्या आता है ऐसा, ऐसा हो जाता है ऐसा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 प्रकार के क्वांटम नंबर्स हैं जो कि आपके इसके द्वारा बनने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन में क्या हुआ, फिर समझ लीजिए ध्यान से कि क्या होता है कि किसी भी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस को शो करता है ये कौन, एन। इलेक्ट्रॉन एक्चुअल कहाँ पे प्रेजेंट है वो शो करता है हमारा अजीमुथल, जिसको हम सब सेल बोलते हैं कि एस में कि पी में कि डी में कि एफ में है। मैग्नेटिक क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है तो एनर्जी निकाल रहा होता है, तो उस एनर्जी में यदि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कई भागों में टूट आते हैं, और वो किस डायरेक्शन मूव करेगा वो शो करता है हमारा इस तरह। आता है स्पिन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो शो करता है हमारा ये करता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो हमारा चैप्टर अब आएगा हाइब्रिडेशन आएगा, जो पढ़ेंगे 4 पढ़ेंगे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग वाले में, हाइब्रिडेशन आएगा, ओवरलैपिंग आएगा, उसमें इसका यूज पूरा भरपूर है। लेकिन इस चैप्टर में से क्या बताया गया कॉन्सेप्ट की शेप बनता कैसे है, ठीक है ना, समझ लीजिए उसको। बाकी इसका यूज केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हमारा होगा इसका यूज, ठीक है। हाइब्रिडेशन होता है, ओवरलैपिंग होता है, उसमें होता है इसका यूज, ठीक है। समझिए यहाँ पे एसपीडीएफ हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सब सेल, ठीक है। तो एस का जो शेप होता है हमारा वो होता है स्फीयर, क्या होता है स्फीयर। इसको हम कैसे करते हैं शो, ऐसा, ठीक है। पी का होता है डम्बेल, डम्बेल होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा डम्बेल, ठीक है। ये होता है पीएक्स या फिर ऐसा होता है आपका पी वाई या फिर ये पी जेड, मतलब डम बेल सबका होता है वो इसी एक्स में सकता है, वाई में फिर जेड सकता है, ठीक है। आपका और आता है आपका डी 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 होता है, ठीक है, डी शेप। ये होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल। ये होता है, ये इसका ऐसा होता है, ये बनेगा एक्स में, बनेगा वाई में, या फिर वाई में जेड में, फिर जेड में, फिर एक्स में, ऐसे, ठीक है। होता है एफ ब्लॉक, एफ होता है ट्रिपल डम्बल, ट्रिपल डम्बल। कैसा होता है, कैसा होता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ठीक है साम 1 2 3। तो ये शेप है, एस का होता है स्फीयर, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल, 3 का मतलब एफ का होता है डबल ट्रिपल डम्बल, ठीक होता है। तो ये आपके शेप है जो आपके आने चैप्टर में होगा स्टार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत आएगा।